morning, students. Today we will start the chemistry of class 9 and the third part. First and second part we have read before in the previous videos, and today we will discuss about the third part. Okay, and in the third part, the first topic is latent heat. Latent heat होता क्या चीज़ है? What is latent heat? The amount of heat energy required to convert the solid substance into liquid substance and the liquid substance into gas is known as latent heat. And the other definition of latent heat is that the amount of heat energy that is required to convert 1 kilogram of solid into liquid is known as the latent heat of that solid. Okay. Now the question arises, अधिकतर क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं एग्जाम में भी वे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेटेंट हीट आखिर टेम्परेचर को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। ये ज़रूर हम लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लेटेंट हीट होता है वो टेम्परेचर में इंक्रीज़ करता है उस सब्सटेंस के या इंक्रीज़ नहीं करता है। तो जो लेटेंट हीट होता है वो सब्सटेंस के जो होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता है। और फिर ये क्वेश्चन राइज होगा कि आखिर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करता है तो उसका हीट आखिर जाता कहाँ है। तो जो हीट एनर्जी होता है जो कि सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करता है, जैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है, तो सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी होता है वो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में लग जाता है और उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स को ब्रेक करता है और वो लिक्विड स्टेट में चेंज कर देता है। इसीलिए उसका जो सब्सटेंस का टेम्परेचर होता है वो नहीं बढ़ता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दैट लेटेंट हीट आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and second one is that latent heat of vaporization. Then we will discuss about first one. Latent heat of fusion होता क्या चीज़ है? ठीक है, तो latent heat of fusion is the amount of heat energy required to convert solid into liquid state in known as latent heat of fusion. ठीक है, latent heat of fusion वो heat होता है जो कि एक solid substance को liquid substance में change करने के लिए लगता है। ठीक है, कोई भी solid substance है, जैसे मान लीजिए आप कि आपके पास बर्फ़ का टुकड़ा है, आइस है, और उसको आप जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड में चेंज होता है तो जिसमें जो हीट एनर्जी लगती है उसको सॉलिड से लिक्विड बनाने में, उसी को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन उस सब्सटेंस में यूज़ होगा जो कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज करेगा, और सॉलिड टू लिक्विड तभी चेंज होता है जब हीट एनर्जी लगता है और उसके आपस में पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है जो एक दूसरे को आपस में खींचा रहता है, पकड़ा रहता है, उसको अलग करने में यूज़ होता है। ठीक है, तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेज इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड वन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या चीज़ है, पहले इसके डेफिनेशन पे हम आएंगे. ओके, तो latent heat of vaporization means the amount of heat energy that is required to convert liquid into vapor state is known as latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization वो चीज़ होती है जो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को वेपर या गैस फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसा कि अगर हम पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, गर्म होने के कारण, हीट प्रोवाइड होने के कारण उसके टेम्परेचर में चेंज आता है और उसके पार्टिकल्स टूटने लगते हैं और टूट के वो क्या बन जाते हैं? वेपर बन जाते हैं. तो ये एग्जांपल हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जो पार्टिकल सब्सटेंस होते हैं लिक्विड के वो चेंज हो जाते हैं किसमें? वेपर में, और इसको क्या कहा गया है? द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. एंड नाउ द मेन थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो कि एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं या कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से ही रिलेटेड ये टॉपिक है. कि कोई पूछता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि भाप ज़्यादा हार्म करता है या उबलता हुआ पानी? अगर उबलता हुआ पानी आपके हाथ पे गिरे तो वो ज़्यादा आपको नुकसान करेगा या जो भाप होता है वो नुकसान करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि जो भाप होता है वो बॉइलिंग वाटर के अपेक्षा हमेशा ज़्यादा नुकसान करता है. क्यों करता है? क्योंकि जो वेपर होता है वो लेटेंट हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण इट मेक्स मोर हार्मफुल टू आवर स्किन देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर. ओके, उबलते हुए पानी से हमेशा जो भाप होता है वो ज़्यादा हमारे स्किन को नुकसान करता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज सब्लिमेशन. अब हम पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन होता क्या चीज़ है. तो एट फर्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन.
Okay, so changing of solid substance directly into gaseous substance is known as sublimation, or the changing of gaseous substance directly to solid substance is known as sublimation. सबलिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में और एक गैस डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड सब्सटेंस, और वो लिक्विड नहीं बनता है, वो सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होता है गैस में और गैस से डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड में। उस दौरान पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में वो लिक्विड नहीं बनता है। ओके, फॉर द बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक नेपथिलीन बॉल्स, जो कपड़े की गोली हमारे घर में यूज़ होती है जिसको हम अपने कपड़े में डालते हैं। वो देखते क्या है कि वो एक छोटी सी गोली होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद वो कपड़े की गोली डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। वो होता यूँ है कि जो कपड़े की नेपथिलीन बॉल होता है वो एयर में उसके पार्टिकल्स मिल जाते हैं और वो डायरेक्टली चेंज होते हैं सॉलिड टू गैसियस स्टेज, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, जो कि यूज़ होता है अधिकतर हम लोगों ने देखा होगा कि जब जो स्टेज होता है, स्टेज पे हमने देखा होगा कि जहाँ लोग डांस करते हैं, जो भी स्टेज होता है बड़ा स्टेज होता है, वहाँ पे होता क्या है कि जो फ्लोर होता है, फ्लोर पे सफ़ेद सा कुछ धुआं धुआं जैसा दिखता है, वही होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ज़्यादा कूल करके और कंप्रेस करके सॉलिड बना दिया गया होता है। और जब उसे हम छोड़ते हैं स्टेज पे तो वो धुएं की तरह दिखता है, और वो होता है एग्जाम्पल किसका, सब्लिमेशन का। और नाउ विल डिस्कस अबाउट इवापोरेशन, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन होता क्या चीज़ है, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन और इवापोरेशन। उसे वेपराइजेशन बोलते हैं या तो इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन में होता क्या है कि जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, उनको जब गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, और वो वेपर में चेंज होते हैं। और इवापोरेशन हम उसी को कहेंगे जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट एक होता है, किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इवापोरेशन में क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले ही वो इवापोरेट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और उसी इवापोरेशन को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन और वेपराइजेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, उनकी वजह से इवापोरेशन या तो बढ़ता है या तो घटता है। अब वो पढ़ेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक क्या है, पहला है टेम्परेचर। वो हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होता है इवापोरेशन। तो हमने ऐसा देखा होगा कि जब किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होता है, इवापोरेशन घटता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पानी को उबाल रहे हैं और उसका हम 10 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम गर्म कर रहे हैं, और उसका टेम्परेचर हम बढ़ा के 50 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो उस पानी का जो भाप निकलेगा, जो वेपर निकलेगा, वो उस 10 डिग्री सेल्सियस के तुलना में ज़्यादा होगा। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज दैट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी बहुत महत्वपूर्ण होता है चेंज करने के लिए। इवापोरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम सरफेस एरिया पे भी ध्यान दें। हमने देखा होगा कि जब कभी भी कपड़े हम जो धुलते हैं उसको जब छतों पे हम जाके फैलाते हैं, धूप में फैलाते हैं, तो उसको जब हम जितना फैला के कपड़े को फैलाते हैं, रस्सी पे डालते हैं, उतना ही जल्दी वो सूख जाता है। वो यूँ होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसकी सरफेस एरिया जो होती है कपड़े की, वो हम ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए वो जल्दी पहले सूख जाता है, जबकि उसके मुकाबले में जो है कपड़ा ऐसे ही मोड़ के रखा हुआ है रस्सी पे। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज ऑफ सरफेस एरिया इज दैट कि जब हम किसी भी चीज़ को, पानी को ही बॉयल करते हैं, अगर मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी किसी बड़े से ग्लास में गर्म कर रहे हैं, या उसी 1 लीटर पानी में किसी पैन में गर्म कर रहे हैं, तो जो पैन है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उसका जो वेपराइजेशन होगा वो ज़्यादा होगा उस मुकाबले में, जो कि 1 लीटर पानी जो हम ग्लास में रखे हुए हैं उसका वेपराइजेशन कम होगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जैसे ही हम सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसका जो इवापोरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, वो भी बढ़ता जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट ह्यूमिडिटी। तीसरा टॉपिक है जो अफेक्ट करता है वेपराइजेशन को या इवापोरेशन को, वो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, ठीक है। तो नमी क्या होता है, जितना नमी बढ़ेगी उतना ही उसका इवापोरेशन कम होता जाएगा, और जितना ही नमी कम होगी उतना ही इवापोरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी वातावरण में नमी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो इवापोरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जब वही ह्यूमिडिटी
कम हो जाती है तो जो इवापोरेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जल्दी होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो इवापोरेशन कम होगा, और जब इवापोरेशन कम होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ी रहेगी, और जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड भी हमारे जो है इवापोरेशन को अफेक्ट करती है। वो कैसे करती है कि जब विंड स्पीड ज़्यादा रहेगी, हवा की रफ्तार जब ज़्यादा रहेगी तो होगा क्या, जो हम लोगों ने छतों पे कपड़े को फैला हुआ है वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, उसके मुकाबले में कि जहाँ कोई भी हवा ना बह रही है उस कपड़े को हम लोग अगर रस्सी पे डाले हैं तो वो थोड़े बाद में सूखेगा, लेकिन जहाँ पे हवा चल रही होगी तेज़ वो कपड़ा बहुत ही जल्दी सूखेगा, क्योंकि जो विंड एनर्जी होता है, विंड में हीट, हल्का सा हीट होने के कारण वो कपड़ों को जल्दी से इवापोरेट करेगा और भींगा हुआ कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। ओके, और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम points that are very important related to this chapter and related to this topic, and that is कि why हम लोग कभी भी गर्मी में जो होता है कॉटन कपड़े ही क्यों पहनते हैं, नायलॉन क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनते। अधिकतर आप लोगों ने भी देखा होगा कि गर्मी में लोग कॉटन क्लॉथ्स ज़्यादा पहनते हैं। तो कॉटन क्लॉथ बहुत ही अच्छा होता है गर्मी के लिए, क्यों, क्योंकि जो हमारे स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, उनको कॉटन क्लॉथ अच्छे से सोख पाता है, और जो कॉटन क्लॉथ से इवापोरेशन भी बहुत अच्छे से होती है, और इसीलिए हम कभी क्या होता है गर्मी के दिनों में हम कुछ कूल फील कर पाते हैं, ठंडा फील कर पाते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ कॉटन क्लॉथ्स इन समर डेज, ओके, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोर स्वेटिंग एंड द इवापोरेशन फ्रॉम द कॉटन क्लॉथ्स आर ऑल्सो मोर देन दैट ऑफ नायलॉन क्लॉथ्स। ओके, सेकेंड टॉपिक इज दैट कि हमें कभी भी जो हम ऐसा फील करते हैं कि जब पसीना होता है और जब वो पसीना सूखता है तो हम ठंडा फील करते हैं, कूलिंग फील करते हैं, कूल फील करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे बॉडी पे स्वेटिंग हुई रहती है, पसीना हुआ रहता है, वो जब इवापोरेट होता है, तो जब जो उसका इवापोरेशन प्रोसेस होता है उस थ्रू में, उसी के ड्यूरेशन में हमें कूलिंग फील होता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो जो स्वेटिंग होता है वो इवापोरेट हो रहा होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी को ठंडा फील होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट कि जैसे हम लोगों को बहुत ही पसीना हुआ आता है, स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा हुई होती है, जैसे हम फैन के सामने जाते हैं हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्वेटिंग हुई होती है जो कि हमारे शरीर पे, वो फैन के चलने के कारण, जो एयर तेज़ होने के कारण वो इवापोरेशन स्टार्ट होता है, इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे शरीर का पसीना सूखने लगता है, और वो इवापोरेट जब होता है, जब सूखता है तो हमारे बॉडी को ठंडा फील होता है, कूल फील होता है। एंड वन मोर पॉइंट इज़ वेरी नेसेसरी दैट must be discussed in this topic, in this chapter, is that how can we show the presence of vapor in atmosphere। हम लोग भाप के प्रेजेंस को कैसे देख सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि जो वेपर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए द बेस्ट एग्जांपल इज दैट जब हम एक ठंडा पानी एक ग्लास में लेते हैं और हम उसको रख देते हैं किसी भी टेबल पे या कहीं भी रख देते हैं, तो कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे पानी के कण जो हैं वो ग्लास के बाहर आके और दिखते हैं हमें। तो इससे होता क्या है कि इससे जो वाटर का जो लेवल होता है ग्लास का, वो तो कम होता नहीं है, या ऐसा तो है नहीं कि किसी ग्लास में आपका होल है कि वो पानी चारों तरफ से बाहर आ रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स हमें बाहर दिखते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जो ग्लास का पानी होता है वो ठंडा होने के कारण वो एटमॉस्फेयर का जो वेपर प्रेजेंट होता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और खींचने के कारण वो ग्लास के आउटर सरफेस पे, बाहरी सतह पे आके चिपक जाते हैं, और कूलिंग के कारण वो जो वेपर होता है वो वापस रिवर्स में आके और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसीलिए जो ग्लास के बाहर हम देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमें दिखते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो वेपर फॉर्म होता है वो कूल होकर वापस लिक्विड बन जाता है, और इसलिए होता है क्योंकि ग्लास का पानी ठंडा होता है आउटर एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन। ओके, if you have any type of question related to that topic, you can ask me in the comment box. Okay, thanks for watching my video.